अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जीशान जावेद। जीशान आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला रहा है और हमने पिछले कई सालों से देखा कि 3, 4, 5 महीने के बाद एक खबर आती है जिसमें गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोग वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं। FIA का बुनियादी तौर पर यह काम है कि इसका तदारुक करे, इसकी रोकथाम करे। भट्टी साहब, पिछले 5 सालों में क्या आदाद शुमार दिए हैं FIA ने, किस हद तक काबू पाया गया है इंसानी स्मगलिंग पे? फैसल देखिए, गुर्बत के सताए लोग और उसके साथ साथ अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ मखसूस अजला के नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हाथों चढ़ते हैं। वो उन्हें वो एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं कि आपको यूरोप भिजवाएंगे और फिर ईरानी बॉर्डर के ज़रिए यूनान के रास्ते से उन्हें यूरोप दाखिल करने की कोशिश की जाती है। और मुख्तलिफ औकात के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े वाक़यात फिर पेश आते हैं। स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर भी वाक़यात रिपोर्ट हुए जहाँ पर बेशतर नौजवानों को कत्ल किया गया। इस मौके के ऊपर जब भी कोई बड़ा साने रोनमा होता है तो उसके बाद फिर FIA एक्टिव होती है, क्रैक डाउन करती है और उसके बाद कुछ अरसे के बाद दोबारा खामोशी छा जाती है। FIA ने पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की है जो कि 5 साल से मुतल्लिक है कि 5 साल के दौरान FIA की क्या कारकर्दगी रही इंसानी स्मगलों को के खिलाफ क्रैक डाउन के हवाले से और उनके नेटवर्क को तोड़ने से मुतल्लिक। तो वो एक बड़ी गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल है। उसके आगे चल के हम वजूहात भी बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि FIA इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो पा रही। रिपोर्ट ये बताती है कि 5 सालों के दौरान इंसानी स्मगलिंग के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप मुलविस थे, ये स्मगलर मुलविस थे, सिर्फ 3 ऐसे जो प्रॉपर जो उन तक FIA पहुँच सकी, जो सारे धंधे के अंदर मुलविस है, सिर्फ 3 लोगों को FIA गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी। इसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर थे, जो मुख्तलिफ लोगों को कन्विंस करते हैं, एक उस काम की मार्केटिंग करते हैं और मुतलका एजेंट तक लेके जाते हैं, जिसे हम सहूलतकार का नाम दिया गया है FIA की रिपोर्ट में, वो 90 ऐसे अफराद हैं जिन्हें FIA ने गिरफ्तार किया। इस तरह साल 2013 से 15 के दौरान किसी भी इंसानी स्मगलर को FIA गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। उसके साथ साल 2013 और 14 के दौरान कोई सहूलतकार भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। और उसके साथ साल 2017 से अब तक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 6 सहूलतकार पकड़े गए। इसके साथ FIA ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान ऐसे लोग जो बैरून मुल्क वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर होते हैं, किसी जुर्म में उनको सज़ा सुनाई जाती है और उस मुल्क से मुल्क बदर कर दिया जाता है, तो FIA ने ऐसे जो एयरपोर्ट पर वापस पहुँचते हैं 79,251 ऐसे अफराद थे जो मुख्तलिफ ममालिक से बेदखल किए गए। FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक इंट्रा एजेंसी टास्क फोर्स कायम की गई है। उससे मुतल्लिक भी रिपोर्ट पेश की गई है कि सैकड़ों लोगों को जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें FIA ने गिरफ्तार किया। 5 साल के दौरान FIA की कारकर्दगी सिर्फ यह है कि 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर सकें। सहूलतकारों की तादाद 90 के करीब है। मसला ये था कि FIA के DG बशीर मेमन साहब की जानिब से साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब को एक प्रॉपर FIA की तश्कील 9 का प्लान सबमिट किया गया था। एक सब कमेटी कायम की गई थी। उस कमेटी ने बाज़ाब्ता इस प्लान का जायज़ा लिया था। उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी जो कि हमने बड़ी तफसील के साथ प्रोग्राम में टेकअप की थी कि गुज़श्ता 40 सालों के दौरान FIA की बेहतरी के हवाले से, FIA की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए, FIA की अफरादी क़ुव्वत में इजाफे के लिए कोई काम नहीं किया गया। ये तश्कील 9 का प्लान 3 मराहिल पर मुश्तमिल था। अप्रूव हो गया, उसके लिए इजाफी फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए। उसके अंदर बताया गया था कि इस मकसद के लिए लाजिम है कि हम 450 के लगभग पहले मरले के अंदर नई भर्तियां करें, क्योंकि ना सिर्फ इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा नासूर है बल्कि उसके साथ साथ जो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी FIA का कलीदी किरदार है। इस प्लान के मुताबिक FIA को तमाम हर महाज के ऊपर उसको इफेक्टिव करने के लिए प्लान अप्रूव किया गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर दोबारा कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती। गुजरात के अंदर एक नया सर्कल कायम करने की बात की गई थी, क्योंकि गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट के अंदर इस मुल्क भर का सबसे बड़ा इंसानी स्मगलर्स का नेटवर्क पाया जाता है। वहां पर भी नया सर्कल कायम करने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। FIA का 40 साल बाद बिलाखिर तश्कील 9 का प्लान तो मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अब उस प्लान मंजूर शुदा प्लान बड़ी साहब, इससे पहले हम FIA और इंसानी स्मगलिंग और इस स्मगलिंग को रोका नहीं जा सका। अभी पिछले दिनों वाकया पेश आया था, लोग कत्ल हो जाते हैं।
लेकिन FIA, क्या ये बहुत मुश्किल टास्क है? अब तो ट्रैक करना बहुत ईजी है, मोबाइल फ़ोन पे ये सारी डील्स कर रहे होते हैं स्मगलर्स। फैसल देखिए, इस वक्त हम जिस एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वो ना सिर्फ इंसानी स्मगलिंग बहुत संगीन मामला है, उसके साथ वाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ FIA भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रही है। आजकल देखें कि जो जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सारा रोल FIA का है। इसके साथ साइबर क्राइम के हवाले से हम बात करें, इसके हवाले से हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बात करें, तो FIA का बहुत कलीदी किरदार है। FIA को स्ट्रेंथन करने की अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ इंसानी स्मगलिंग की मुकम्मल उसकी बेखुनी करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ दीगर जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उसके ऊपर काबू पाने के लिए प्लान आपका पूरा अप्रूव हो चुका है। बाज़ाब्ता स्टडी के बाद, बाज़ाब्ता तहकीक के बाद आपको फंड्स एलोकेट करने की अशद ज़रूरत है। उसके साथ साथ जहाँ पर मज़ीद अफरादी क़ुव्वत की भर्ती होनी है वो करनी चाहिए, जहाँ पर इक्विपमेंट की ज़रूरत है FIA को आलात फराहम करने चाहिए। करप्शन खिलाफ कार्रवाई हो या बाकी ऐसे हमने इंसानियत सोज जो ये मुख्तलिफ स्मगलर जिस काम में मुलविस पाए जाते हैं, इनका खात्मा करना है, तो FIA को उस प्लान के मुताबिक स्ट्रेंथन करना लाजिम है। बसूरत दीगर ये खराबियाँ यूं ही बदस्तूर जारी रहेंगी। अच्छा भट्टी साहब, एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि FIA ऑलरेडी ओवर बर्डन है, फाइनेंशियल क्राइम भी इन्होंने देखने हैं, इमिग्रेशन भी इन्होंने देखनी है, बाकी बहुत से मामलात हैं जो FIA के पास हैं। तो आप क्या समझते हैं कि FIA जो है उसको सिर्फ डेडिकेट कर दिया जाए, ये टास्क आपके हैं, उसका बर्डन कम होना चाहिए? देखिए, FIA जो जिम्मेदारियाँ FIA के पास है, ओवर बर्डन इसलिए है कि हर शोबे के अंदर FIA के पास स्टाफ की कमी है। ऐसा नहीं है कि FIA इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। एक्सपर्ट्स FIA के पास मौजूद हैं, आप वहाँ पे सिर्फ उसको फाइनेंशली FIA को आप ऑटोनॉमी दें, उसको स्ट्रेंथन करें और उसके साथ जिन जिन शोबों के अंदर मज़ीद अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोवाइड करें, तो फिर आप ना सिर्फ आप इमिग्रेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर सकते हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग, आप इंसानी दहशतगर्दी, साइबर क्राइम समेत तमाम शोबों के अंदर FIA बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। प्लान आपका बन चुका है, बाज़ाब्ता तहकीक के बाद उसे मनवन उसके ऊपर अमल दरामद करने की अशद ज़रूरत है। बस ठीक है, एक ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो दीगर मामलात पे बात करते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला, इससे पहले अपने प्रोग्राम में ये उठाया शिपिंग माफिया को लेके, किस तरह वो लोग जो इंपोर्ट करते हैं उनको उनके सामान को वहाँ एक तरह से गिरवी रख के मज़ीद पैसे वसूल किए जाते हैं। बट इस अब बिलाखिर कस्टम प्रिवेंटिव जो है अब मुतहर्रिक हो गया है। सरेदस्त कौन सी कंपनीज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है और किस कानून के तहत हो रही है? फैसल देखिए, कराची की पोर्ट्स के ऊपर ये एक रवायत बन चुकी है कि जितनी शिपिंग कंपनियां हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ पाकिस्तानी इंपोर्टर्स का जो माल बुक करती हैं, बाज़ाब्ता तहरीरी मुआहदा तय पाता है कि आप एक मुल्क से, फॉर एग्जाम्पल हम चीन की बात करें तो वहाँ से कराची सामान पहुँचाएँगे तो आप क्या चार्जेस वसूल करेंगे। तहरीरी एग्रीमेंट होता है, उस तहरीरी एग्रीमेंट को कस्टम्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है। उस तहरीरी एग्रीमेंट में जो चार्जेस तय कर दिए जाते हैं उससे एक पाई भी आप ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते। लेकिन सालों से एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि जैसे वो माल यहाँ पर पहुँचता है उसके बाद उस माल को वहाँ पर शिपिंग कंपनियाँ और वहाँ पर पोर्ट की कुछ इंतज़ामियों की मिली भगत से इंपोर्टर से मुतालबा किया जाता है कि आप हमें मज़ीद वाजिबात अदा करें। इंपोर्टर्स, पाकिस्तानी इंपोर्टर्स मजबूर होते हैं क्योंकि आगे उनकी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कमिटमेंट होती है, उन्होंने उनको पूरा करना है, अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचानी है, तो उन्हें मजबूरन पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ अर्सा कबल इस मामले को टेकअप किया वो कुछ इंपोर्टर्स ने, जिन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई कि खिलाफ कानून इकदाम है, कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 1969 के सेक्शन 14A की खिलाफ वर्जी है, आप ये चार्जेस वसूल नहीं कर सकते उस वक्त जब कस्टम्स की जानिब से डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका हो। लेकिन उन्होंने ये सिलसिला न रोका। उसके बाद हमने देखा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस मामले में आगे बढ़कर आया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उन्होंने इन शिपिंग कंपनियों को उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर पैगाम दिया कि आप ये वसूलियों का सिलसिला रोकें। और हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि आप एक आज़ाद रेगुलेटरी अदारा कायम करें जो न सिर्फ इन शिपिंग कंपनियों के ऊपर नज़र रख सके बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क आप कायम करें जिसके ज़रिए से जब कस्टम एक्ट की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हो सके। ताहम इस अरसे के दौरान मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा और हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला रिपोर्ट किया कि मार्क्स
जो शिपिंग कंपनी है उसकी जानिब से दोबारा कुछ इंपोर्टर्स, पाकिस्तानी इंपोर्टर्स का माल रोका गया, रिटर्न एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई। जब करोड़ों रुपए इजाफी डिमांड किए जाते हैं तो उन्होंने इस मामले के खिलाफ उनको उस कानून की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद ना हुआ, जिसके बाद अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन बिन कासिम लाहौर कराची में दरखास्त दी गई। नैब को भी ये मामला अरसाल किया गया कि किस तरीके के साथ ये शिपिंग कंपनियां कौमी खजाने को और इंपोर्टर्स को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। कस्टम एक्ट के सेक्शन 14A की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, इसको रोका जाए। वो कार्रवाई एक साइड पे जारी है, लेकिन दूसरी जानिब हमने मामला टेकअप किया था कि ये जो शिपिंग कंपनियां हैं इन्होंने बाज़ाब्ता कस्टम्स से लाइसेंस हासिल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर काम करने का। ये इनके एजेंट अगर भले यहाँ पर मौजूद हैं होती साहब, उनके पास भी लाइसेंस है, उस लाइसेंस की शराइत हैं जिसके अंदर उन्होंने कस्टम्स एक्ट की और पाकिस्तानी कवानीन की एहतराम करना है, उसकी पासदारी करनी है। उनकी खिलाफ वर्जी के अगर आप मुर्तकिब होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई के लिए जो मुतलका मजाज अथॉरिटी है वो कस्टम्स प्रिवेंटिव है। इससे पहले अगस्त के अंदर जी कुछ कंपनियों ने इस किस्म की खिलाफ वर्जी की थी। मामला कस्टम प्रिवेंटिव के जब तवज्जो में लाया गया, उन्हें याद दहानी करवाई गई, तो उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया। अब जो मार्क्स शिपिंग कंपनी की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई और इंपोर्टर से खिलाफ कानून करोड़ों रुपए इजाफी वसूली का मुतालबा किया गया, तो कस्टम्स प्रिवेंटिव को फिर बिला के रजू किया गया कि आपकी ये सवाबदीद है, आपकी ये जुरिडिक्शंस है कि आपने अपने कानून के ऊपर जो अमल दरामद करवाना है, जो लोग खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब है, जो कंपनियां आपने खिलाफ वर्जी जो कर रही है उसने कार्रवाई करनी है। तो अब बिलाखिर कस्टम प्रिवेंटिव मॉडल कस्टम कलेक्टरेट प्रिवेंटिव ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया है, जिसके तहत जो कस्टम एक्ट के सेक्शन 156 क्या कहता है, जिसकी झेली शिक 1 की 67A के तहत कस्टम प्रिवेंटिव होती साहब ऐसी शिपिंग कंपनियों के खिलाफ भारी जुर्माना आयद कर सकता है जहां पर भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरा काम SRO 1220/2015 की सेक्शन जो 1 है उसके रूल 603, 604 और 607 के तहत कस्टम प्रिवेंटिव इन शिपिंग कंपनियों और इनके एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं। और अब जो कस्टम प्रिवेंटिव ने नोटिस लिया है वो लाइसेंस मनसूखी का अमल है, वो मनसूखी का अमल शुरू कर दिया है कि उधर वहां पर अब पाकिस्तानी इंपोर्टर साबित करेंगे कि ये उनकी तरफ से मुतालबा किया गया, ये हमारा माल रोका गया है और खिलाफ कानून करोड़ों रुपए की वसूली का मुतालबा किया गया है, तो इस कंपनी का लाइसेंस मनसूख हो सकता है। जब लाइसेंस मनसूख होगा तो मार्क्स कंपनी के जो शिप्स हैं, जो बहरी जहाज हैं, वो कराची पोर्ट्स पर आने के मजाज नहीं होंगे। उनका जितना सामान उसके ऊपर होगा वो दुबई या सिंगापुर पोर्ट्स के ऊपर आकर सिंगापुर की पोर्ट्स के ऊपर ऑफलोड करेंगे। वहां से वो कंपनियां जिनके पास पाकिस्तान के अंदर माल लाने का लाइसेंस मौजूद है वो इस सामान को पाकिस्तान ला सकेंगी। इन अपनी कंपनियों की भी इनकी आलमी सतह के ऊपर इनकी बदनामी होगी, इनका नाम खराब होगा और उसके साथ साथ अपने इनका कारोबार भी मुतासिर होगा। तो इनको चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपको बड़ा एक बिजनेस का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर पाकिस्तान के और मुल्क की कवानीन का एहतराम भी आपके ऊपर लाजिम है और कस्टम प्रिवेंटिव को रवायती सुस्ती तर्क करनी चाहिए। जब कहीं आपको शिकायत मिले, बजाय इसके कि एक नया फ्रेमवर्क अथॉरिटी रेगुलेटरी गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाए, उसके अंदर फिर भर्तियां हो, फिर वो इस मामले को चेक एंड बैलेंस रखे। कस्टम प्रिवेंटिव की कानून के मुताबिक जिम्मेदारी है, जहां कहीं शिकायत मिले बड़ा वाजे सा काम होता है, तहरीर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद होती है, उसको वेरीफाई करें कौन सी शिपिंग लाइन सामान रोक रही है, कौन सी पोर्ट्स की जानिब से सामान रिलीज नहीं किया जा रहा। कस्टम प्रिवेंटिव उसी वक्त कार्रवाई करने का मजाज है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आपने बात की है, कस्टम प्रिवेंटिव आज तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ सीजनल होती हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती हैं, और यही शिपिंग कंपनीज और कस्टम प्रिवेंटिव में मौजूद कुछ लोगों का गठजोड़ होता है जिसकी वजह से ये मुस्तकिल कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती हैं। यकीनी तौर पे ये एक मसला नहीं अलमिया बन चुका है, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इस हवाले से मेरी वहाँ मुतलका इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कुछ और लोगों से बात हुई कि इसकी हम खोज लगाएं कि ये सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा। तो पता चला कि शिपिंग लाइन, मुख्तलिफ पोर्ट्स की इंतजामी और कस्टम प्रिवेंटिव के अमले की आपस में एक मिली भगत मुबैना तौर पर मौजूद है, जिसकी वजह से कस्टम्स की जानिब से चशमपोशी की जाती है और ये सिलसिला जारी रहता है। और कहा गया है कि अगर फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, वहां से वाज़े तौर पे पता चल सकता है कि शिपिंग कंपनियां इनके अगर आप जो इनकी जो लीगलाइज रिटर्न एग्रीमेंट है, लीगलाइज वे में जो उन्होंने पेमेंट वसूल करनी है, इनके ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो उसका 30 से 40% हिस्सा बनेगा। जो इनकी 60% तक इनकम है वो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून ये वसूलियाँ करती हैं। इस तरह कुछ पोर्ट्स की इंतजामिया की इसके अंदर मिली भगत शामिल है। ये कस्टम्स प्रिवेंटिव ने
कुछ कंपनीज के नोटिस के ऊपर तो उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल उस वक्त सामने आएगा जो शिकायत नैब को मसूल हुई है, नैब इसके ऊपर कार्रवाई करे। कुछ कंपनियों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सालों से ये प्रैक्टिस जारी है, कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है, कस्टम्स ड्यूटी की कलेक्शन में ताखीर होती है और पाकिस्तानी इंपोर्टर्स की अशिया महंगी हो जाती हैं, उनके ऑर्डर्स ताखीर के शिकार हो जाते हैं। तो इस जो लानत है एक बदनवानी की, फिर ये आप खत्म कर सकते हैं जब 2-4 कंपनीज के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई करें और इन माफियाज के खिलाफ मुस्तकिल कार्रवाई होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। पीटीए की जानिब से अभी इकदाम किया गया है, इसकी तशहीर भी हो रही है कि अपना मोबाइल फ़ोन आप रजिस्टर्ड करवाएं और उसका IMEI नंबर 8484 पर भेजें, स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके रुफ़क़ा, आपके दोस्त अहबाब बाहर से आपको फ़ोन भेजते हैं गिफ्ट के तौर पे, और आपके पास समटाइम उसका वो IMEI नंबर *06# करके तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका डिब्बा और दीगर जो लवाजमात हैं वो नहीं होती है, वो भी स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन है। देखिए फैसल, 2-3 इसकी वजूहतें भी, इस मसले का हल भी मौजूद है। फरवरी 2018 में हमने ये स्टोरी की थी कि अब जो पाकिस्तान के अंदर कई सालों से स्मगल शुदा मोबाइल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी थी, कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा था और एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 30 से 40 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन स्मगल करके यहाँ पर लाए जाते थे। एक जानिब कौमी ख़जाने को नुकसान, दूसरी जानिब इनमें से बेशतर ऐसे मोबाइल फ़ोन जो कि एक तो आप कुछ आलमी ब्रांड्स के मरूफ कंपनियों के मोबाइल फ़ोन थे, स्मगल होकर आते थे, कौमी ख़जाने को टैक्स के मद में नुकसान पहुंचता था। दूसरी जानिब कस्टम्स के लोग या FBI जितने मोबाइल कहीं रेड करते थे, मोबाइल फ़ोन पकड़ते थे, उनको अल्टीमेटली को उसका कस्टोडियन होता था, फेक IMEI होते थे, उसको अगर ऑक्शन भी करते थे, वो दोबारा मार्केट में आने का खदशा था। इन तमाम मसाइल का हल निकालने के लिए जब फरवरी में हमने स्टोरी की कि इसके एक जदीद एक निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है, जिसका नाम हमने बताया था डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। ये सिस्टम फरवरी 2018 से सक्सेसफुली तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के सिस्टम में इंस्टॉल किया जा चुका है, टेस्ट रन इसका मुकम्मल हो चुका है। और उसके साथ ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल हुई, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े ऐसे ताजिर मौजूद हैं जिनके पास मोबाइल की हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ खेपे मौजूद हैं और वो स्मगलिंग और मिस डिक्लेरेशन के जरिए यहाँ पर लाए गए हैं। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज है। सार्फिन 20 अक्टूबर के बाद नया मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त शॉप पर खड़े होकर ही डब्बे के ऊपर मोबाइल फ़ोन का उसका जो IMEI नंबर है वो देखें, अपने दूसरे मोबाइल से चेक करें, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है मत खरीदें। और ऐसे लोग जो पहले से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्मगल होकर आए लेकिन वो उनका IMEI नंबर जेन्युइन है, वो भी 20 अक्टूबर से पहले या उससे पहले अपना 8484 के ऊपर मैसेज करके अपना IMEI नंबर रजिस्टर्ड करवा लें। बसूरत दीगर उनका मोबाइल फ़ोन भी ब्लॉक होने का खदशा है। इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन है, क्या उस पर फ़ोन की, व्हाट्सएप की, मेलिंग की कोई सहूलत नहीं मिलेगी? जब वो ब्लॉक होगा तो फिर सिस्टम से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ जिक्र करते हैं। एक पाकिस्तान का क्लासिक इदारा पाकिस्तान पोस्ट, और 2009 तक तो ये इदारा मुनाफे में रहा। जीशान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब कोई नई हिकमत अमली बनाई जा रही है इस इदारे की री इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन ये बताइएगा अब इसके हालात क्या हैं? क्या ये खसारे में है या ब्रेक इवन पे है या फिर मुनाफे में है? भाई साहब, पाकिस्तान पोस्ट जो है वो पाकिस्तान का जो एक इंतहाई अहम इदारा है फाइनेंशियली एतबार से, और इसकी अगर आप अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो ये तकरीबन 44,500 से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत पर मुश्तमिल है, और जो पाकिस्तान पोस्ट के मुल्क भर में डाकखाने हैं वो तकरीबन 12,500 से 13,000 के करीब हैं। 2009 तक जो पीपल्स पार्टी की साबिक दौरे हुकूमत था, उसके इब्तदाई अवाइल में जो पाकिस्तान पोस्ट था, इसका जो फाइनेंशियल मामला थे, माली जो मामला थे, वो काफ़ी हद तक बेहतर थे और इनकी जो आमदन थी वो अखराजात से ज़ायद थी। लेकिन 2009 से ऑनवर्ड अब तक जो हम देखते हैं तो इन गुज़श्ता 8 से 9 सालों के दौरान पाकिस्तान पोस्ट के जो अखराजात हैं उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह वहाँ पर गैर ज़रूरी और मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए जो भर्तियाँ हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिन पे लोगों को भर्ती किया गया। दूसरी बुनियादी वजह इसमें यह है कि जो पाकिस्तान के तकरीबन 6.5 से 7 लाख से ज़ायद जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी जो पेंशन है
वो पाकिस्तान पोस्ट के ज़िम्मे है। अब जो पाकिस्तान पोस्ट को बजट एलोकेट होता है, उस बजट का एक जो बड़ा हिस्सा है वो पेंशन के हिस्से में चले जाता है, जो कि बुनियादी तौर पर वजारत पोस्टल सर्विसेज जो है उनके मुताबिक ये जो है उनका वजारत फ़ाइनांस जो है उनका ये प्रोरोगेटिव होना चाहिए कि जो पेंशन के मामला था वो उसको खुद देखें। अब दूसरा इसमें अहम मसला ये था कि गुज़श्ता तकरीबन 8 से 9 सालों के दौरान कभी भी इसके रिफॉर्म्स के हवाले से कभी बात नहीं की गई, ना इसको बेहतर करने की कोशिश की गई, जिस पे अब इन्होंने बाकायदा तौर पर संजीदगी से पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज और जो वजारत पोस्टल सर्विसेज है इन्होंने इस पर बड़ी संजीदगी से काम करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ हमारी जो वफाकी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के मीर बख्श खान जमाली साहब, उनसे भी मुलाकात हुई तो वो काफ़ी पुरअज़म दिखाई दिए। जैसा कि उनका ये बताना था कि जो इस वक्त जो इनके फाइनेंशियल जो गैप है अखराजात और आमदन में, उसके हल के लिए बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तजवीज़ असम्बली के तौर पर पहुंचा दी गई है, जिसके तहत जो पाकिस्तान पोस्ट के पार्सल के जो रेट्स हैं वो शायद 9 से 10 सालों में पहली मरतबा रिवाइज़ किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर लोकल पार्सल के लिए 8 से 10 रुपये के करीब था, लेकिन अब उसको शायद बढ़ा के 18 से 20 रुपये करने का इरादा रखते हैं, जिसकी वजह से इनका शायद वो गैप जो है वो उसमें किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। दूसरी अहम रिफॉर्म का एजेंडे के हवाले से ये था कि ये जो बैनुल-अक़वामी पार्सल्स के हवाले से काम कर रहे थे उसमें ये बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के साथ इनके एक कारोबारी रवाबित थे, जिनमें अभी तक जो इनके पास एयरलाइंस थी उसमें लुफ्थांसा थी, थाई एयरवेज़ था, इत्तेहाद एयरलाइन थी, सऊदी एयरलाइंस थी और PIA था। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, वो पाकिस्तान पोस्ट के जो बैनुल-अक़वामी पार्सल्स है उनकी तरसील के लिए जो डिस्काउंट फ्राहम करते थे वो तकरीबन 5% के करीब बताया जाता है PIA का, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर लुफ्थांसा एयरलाइन के साथ इनका जो कारोबार रहा वो तकरीबन 35 से 55% डिस्काउंट रेट पर इनको मिलता रहा। अभी फौरी तौर पर इनका लुफ्थांसा एयरलाइन के साथ तो मामला जो है कारोबारी वो रुक गए हैं, लेकिन बाकी एयरलाइंस के साथ काम जारी है। मजबूरी तौर पर एक इसमें जो हमें एक वो नज़र आई कमी जो थी किसी साइड पर कि खाली अगर आप लुफ्थांसा एयरलाइन का देखें तो लुफ्थांसा एयरलाइन के साथ इन्होंने आखिरी मरतबा जो कारोबार किया वो तकरीबन 35 लाख रुपए के करीब था, जिसकी 2 पार्सल पेमेंट्स की गई, एक 20 लाख की और एक 15 लाख की। अब 35 लाख का जो कारोबार था वो बिल्कुल पीनट्स की तरह है। हालांकि अगर आप ये देखें तो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो कुरियर सर्विसेज हैं, उनकी शायद जो एक दिन की सेल होगी पूरे पाकिस्तान में वो शायद 35 लाख रुपए से ज़ायद होगी। तो भी रिफॉर्म्स पे इन लोगों ने काम शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनके लिए भी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी जो सबसे अहम चैलेंज हो सकता है वो चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान पोस्ट है उसमें ख़ास तौर पर जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं या भर्तियों के हवाले से वहाँ पर लोगों को नवाजे जाने के जो सारा वो मामला है उसको ये लोग रोकें, उसमें स्क्रूटनी करें, क्योंकि हम माजी में ये खबरें भी बताते रहे एग्जैक्टली शान। एक जो पहली इनकी तजवीज़ है जो इस्लाहात के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर माली खसारे से निकालना है तो पाकिस्तान पोस्ट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाएँ। किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर उसकी प्रोडक्ट को महंगा करके आप माली बहरान से नहीं निकल पाते। वक्ती तौर के ऊपर आपको एक माली सपोर्ट ज़रूर मिलती है, लेकिन आप उस खराबी से उस छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। पाकिस्तान पोस्ट के पास बहुत से एडवांटेज हासिल हैं, वो अपनी मार्केट के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की रिलायबिलिटी नहीं बढ़ा पा रहे, मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पा रहे, जबकि इसके मुकाबले में कई प्राइवेट कंपनी और काम कर रही हैं, उन्होंने एक्सेल किया और वो प्रॉफिटेबल चल रही हैं और उनके प्रॉफिट में ईयरली बेसिस के ऊपर इजाफा हो रहा है। जो इस्लाहात का एजेंडा बनाया जा रहा है, इस्लाहात की जो प्रपोजल्स हैं उसके अंदर अपने चार्जेस बढ़ाने के अलावा कोई और प्रपोजल भी इसमें शामिल है या सिर्फ कीमत बढ़ाने से ये समझते हैं कि माली बहरान ख़त्म हो जाएगा? अच्छा सुहेल साहब, इसमें आप ये देखें कि इसमें एक चीज़ तो मैं ये याद रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान पोस्ट का जो इदारा है वो इंसानी खिदमत के इदारे के तौर पर ये लोग क्लेम करते हैं और वो ऐसे ही है नॉर्मली, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट के पास जहाँ जहाँ पर एक्सेस है वहाँ पर शायद जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज़ हैं उनके पास भी वहाँ तक ही एक्सेस नहीं है। जहाँ तक बात रही रेट बढ़ाने की, वो जितने भी जो पब्लिक एंटिटीज़ हैं या ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनमें आप देखते होंगे कि उनके जो अखराजात हैं वो सालाना बुनियादों पर वो अखराजात के मुताबिक अपने जो उनके आमदन के लिए ज़राए होते हैं फ़ंड्स इकट्ठे करने के, उस पर वो नज़रसानी करते रहते हैं। लेकिन इस इदारे पर गुज़श्ता 8 से 9 सालों से कभी भी नज़रसानी नहीं की गई। और दूसरी जानिब जहाँ पर आप दीगर प्रॉफिटेबल जो कोरियर सर्विसेज इदारों को अगर हम इनके साथ कंपेयर करें तो उस हवाले से अब ये रिफॉर्म्स में कुछ 2 नई चीज़ें एक ऐसी भी हैं। एक तो पाकिस्तान पोस्ट जो है वो अनकरीब जो है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसको कोरियर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसके आगाज़ का इरादा रखती है, जिसको पोस्ट लॉक के नाम से इन्होंने स्टार्ट करने के लिए अभी उसके जो टेंडरिंग है वो शुरू होगी। दूसरी जानिब जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुल्क भर में जो पाकिस्तान पोस्ट के तकरीबन 12 से 12,500 के करीब जो हैं वो डाकखाने हैं,
उसके लिए ये उसकी रेनोवेशन का भी अब एक इरादा रखते हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान पोस्ट के जो डाकखाने हैं उनको जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके आवाम को उस तरफ अट्रैक्ट किया जाए कि वो इस पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए जो उनके पार्सल के जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज जो है वो अदा करे। क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट में एक ये हमें ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो पार्सल जो शायद प्राइवेट कोरियर सर्विस जो है वो 100 या 150 रुपये में करती है, वो पाकिस्तान पोस्ट 10 से 20 ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। भोती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये तो मामलात जो हैं वो चल ही रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, लेकिन एक और इंतहाई मामला है, इंतहाई अहम मामला है पाकिस्तान की मईशत का। मादनियात को लेके आप अक्सर बात करते रहते हैं। पाकिस्तान की GDP में मादनियात का कितना हिस्सा है और कितना और काम और बेहतरी लाने की ज़रूरत है मादनियात को यूटिलाइज करने के लिए? जी, ये स्टोरी दरअसल ब्रेक किस तरह हुई? ये ब्रेक किस तरह हुई कि शुमारियात डिवीज़न ने यह कहा है कि हमारे पास मुख्तलिफ महकमों से रिकॉर्ड नहीं पहुँच रहा, यानी शुमारियात नहीं पहुँच रही। लिहाजा हुकूमत को हम ये नहीं बता सकते कि आप अगले महीने या अगले साल तरक्की के लिए कितना बजट लगाएं और कहाँ कहाँ तरक्की करने की ज़रूरत है। ये है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया। लिहाजा अब जब मैंने उस पर थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे पता चला कि भाई जहाँ जहाँ करप्शन ज़्यादा हो रही है भट्टी साहब, वहीं से शुमारियात नहीं पहुँच रही। मसलन ग्रीन चैनल कस्टम का, वहाँ से शुमारियात नहीं पहुँच रही कि कितना माल क्लियर किया गया। मसलन ऑडिट जो हुआ है, कितने लोगों का हुआ है, किसके पास कितने पैसे हैं और किसने चोरी किए, वो शुमारियात नहीं पहुंच रही। Exactly. उसके बाद सेल्स कितनी हो रही हैं पाकिस्तान में, उस पे टैक्स कितना चोरी किया गया, मालूमात नहीं पहुंच रही। उसके अलावा इनकम सेल्स पे कितनी हो रही है, किसके पास कितनी इनकम है, उसके कितने अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, ये मामलात नहीं पहुंच रहे। फिर मादनियात, सबसे बड़ी जो खबर उन्होंने दी थी शुमारियात वालों ने, वो कहा था कि 2.7 या 2.8% GDP का जो है वो हिस्सा है मादनियात का पाकिस्तान की मईशत में। और GDP वो एरिया है पाकिस्तान की मईशत में जिसको सबसे लीडिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने खुद बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा यहाँ पे मादनियात पाई जाती हैं। ये उनके पुराने सर्वेज हैं। और साथ ही ये बता दिया कि हमने 2005 से लेकर अब तक कोई सर्वे ही नहीं किया कि पाकिस्तान में क्या क्या मादनियात हैं। यानी जिसको मादनियात शुमारी, मर्दमशुमारी जिस तरह होती है, इस तरह मादनियात शुमारी होती है कि हमारे पास क्या क्या है और कितना है। अब ये कितना है इसका सर्वे नहीं हुआ, इसकी वजह से करप्शन हो रही है। क्या करप्शन हो रही है? चूंकि मालूमात नहीं है नेशनल पैमाने पर, लिहाजा इन मालूमात को एक तो खुफिया रखा गया है ताकि करप्शन की जा सके। अब हुआ क्या है, मादनियात में सबसे बड़ी करप्शन हो रही है। वो क्या करप्शन हो रही है कि जो भी जाता है वो कहता है कि मुझे फलां जगह पहाड़ या फलां जगह दे दो, इतने पैसे में दे दो, बाकी पैसे तुम्हें दे दूंगा, मुझे दे दो। मैंने वहां पे मालूम करना है कि वहां क्या है, यानी प्राइवेट कंपनी। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है कि वो बैंकेबल स्टडी करे कि यहां क्या है और उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट करे कि ये किस तरह की चीज है जो हमारे यहां मौजूद है और उसकी कीमत के मुताबिक उसको लीज दे, उसके मुताबिक उससे रॉयल्टी ले, उससे मुताबिक उससे फीस ले। ये नहीं हो रहा। लिहाजा लीज, रॉयल्टी और फीस में अगर मैं ये कहूं कि सैकड़ों अरबों की करप्शन हर साल हो रही है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूं, मुझे अब ये मालूम हो चुका है और ये मालूमात ब्यूरोक्रेसी ने इकट्ठी नहीं की कि ये क्या हो रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ये काम जारी है और बहुत अरसे से जारी है, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 25 साल से जारी है कि बगैर स्टडी के लीज दी जा रही है, बगैर स्टडी के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया जा रहा है और बगैर स्टडी के ये किया जा रहा है कि उन पर जो रॉयल्टी है और फीस है वो मुकर्रर की जा रही है। उसमें क्या हो रहा है, जो बंदा वहां से जो निकाल रहा है अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा कि वो कितनी कीमती चीज उसको मिल गई वहां से, तो भी महकमा उसको कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि महकमे ने खुद तो कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाया नहीं कभी। ये जो ना होना है, इसकी वजह से जो शुमारियात हैं कि पाकिस्तान में क्या है, वो शुमारियात डिवीजन नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही तो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का वो गलत है। बिल्कुल सही। जिसकी बुनियाद पर बजट बनाया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर टैक्सेशन बनाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर बिजली के मालूम किया जा रहा है, ये सारा, और ज़राअत का, ये सारे जो मालूमात हैं ये गलत हैं।
अब जो मदनियात में चोरी हो रही है वो सबसे बड़ा स्कैंडल है। सही। और सब इसका ये जरूर बताइएगा कि शुमारिया डिवीजन वो काम बहुत अच्छे तरीके से करता है जो उन्हें लैपटॉप पे बैठ के ऑफिस में बैठ के करना हो और वेबसाइट पे अपनी फिगर्स जारी कर दें, वो तो ये कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम जिसकी जानिब आपने तवज्जो मबजूल करवाई है, ये क्यों वहां पर जाके उन एरियाज को कवर नहीं कर पा रहे? और स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद सुबह का मादनियात के ऊपर सुबह का मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, शुमारिया डिवीजन अगर खामोश है तो सुबह इस मामले में क्या कर रहे हैं? जी, शुमारिया डिवीजन में जो बाबू बैठे हुए हैं, कल हमने उन्हें देखा एक प्रेजेंटेशन देते हुए पार्लियामेंट को। उस पार्लियामेंट की कमेटी में जो कुछ उन्होंने बताया उसका नट शेल ये है, वो ये है कि जब वहां से शुमारियात नहीं आती तो ये भी नहीं पूछते, जब ये नहीं पूछते तो वो चोरी चकारी सब करप्शन सब खुफिया रह जाती है और ये मालूम ही नहीं होता कि उनके पास क्या है। कराची से फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। फरीद, आपकी स्टोरी है कराची के बल्दियाती इदारों में ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक तरक्कियां हासिल की गई हैं, लेकिन जाली असनाद की बुनियाद पर ये क्या बंदरबांट है, मैकेनिज्म क्या है, ये असनाद की तस्दीक क्यों नहीं की जाती? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की सूरत हाल है सिंध के बल्दियाती इदारों में। गुज़िश्ता 15-20 साल के दौरान जो है मखसूस सियासी मुलाजमीन अफसरान को नवाजने के लिए ये तरक्कियाँ दी गई, जिसमें बल्दिया कराची समेत सूबे के तमाम बल्दियात में ये सूरत हाल है। इसके अलावा महकमा बल्दियात के माते दीगर इदारों KDA के अंदर इदारा तरक्यात कराची और इंजीनियरिंग ब्रांच में भी मखसूस अफसरान को सियासी बुनियादों पर या पैसे लेके तालीमी असनाद को देखभाल किए बगैर, उनकी तस्दीक किए बगैर, सियासी बुनियादों पर या पैसे की लेन देन करके मामला तय कर तरक्कियाँ दी गई, जिसकी वजह से बल्दियाती इदारों की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता हाल है। तबाहाल हो चुके बल्दियाती इदारे, क्योंकि जिन अफसरान को आला ग्रेडों में तरक्कियाँ दी गई वो अपनी अहलियत नहीं रखते थे महकमों को चलाने के लिए। जब उनकी तैनाती हुई तो वो महकमे तबाहाली की तरफ चले गए, सिर्फ करप्शन की गई उन महकमों के अंदर। सूरत हाल वजह इसकी ये थी कि इन अफसरान को तरक्कियाँ क्यों दी गई? इन अफसरान को तरक्कियाँ इसलिए दी गई कि जो बल्दियाती इदारों में एक वाफिर मिकदार में फंड्स होते हैं, उन फंड्स को पर अपनी गिरफ्त रखने के लिए सियासी तौर पर तरक्कियाँ दी गई। जब सियासी तौर पर तरक्कियाँ दी गई तो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जब आपकी शहरी हुकूमत का खात्मा हो, उसके बाद तमाम बल्दियात जो है सरकारी अफसरान के हाथ में आ गई। जब सरकारी अफसरान ने ये देखा कि ये मामला कुछ इस तरह से, तो उन्होंने भी सैकड़ों की तादाद में पैसे लेके ग्रेड 1 के मुलाजिम जो 97 के अंदर या 2000 के अंदर ग्रेड 1 में, ग्रेड 5 में, ग्रेड 7 में भर्ती हुए थे, उनको कवानीन के बरखिलाफ, कवायद के बरखिलाफ, सीनियरिटी के बरखिलाफ पैसे लेके मामला तय करके एक साथ कभी अपग्रेड के बहाने और कभी तरक्कियों के बहाने 1 ग्रेड से लेकर 4-5 साल के अंदर उनको 18 ग्रेड में पहुंचा दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुलाजमीन जो सीनियर मुलाजमीन थे, काबिल मुलाजमीन थे, जो बरसों से बेचारे जो 5 ग्रेड में भर्ती हुए थे, आज भी 20 साल गुजरने के बाद 5 ग्रेड में, कोई 7 ग्रेड में, कोई 1 ग्रेड में उनकी अख्तलफी हुई, तो दूसरी तरफ इदारों का जो है तवाज़ुन बिगड़ गया। इसके अभी कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन ने जब महकमों की फिजिकल वेरिफिकेशन की मुलाजमीन की घोष मुलाजमीन के नाम पे, तो ऐसे अफसरान का वाफिर मकदार में ऐसे अफसरान सामने आए जिन्होंने जाली डिग्रियों की बुनियाद पर, ना सिर्फ जाली डिग्रियों की बुनियाद पर बल्कि सीनियरिटी की भी बुनियाद पर तरक्की ली। बल्कि ऐसे भी कुछ ग्रेड हैं जो डेड कैडर कहलाते हैं, जिनकी तरक्की मुमकिन ही नहीं है जब तक उसका एक नया पोस्ट क्रिएट नहीं किया जाए। उन अफसरान को भी जो 14 और 17 ग्रेड में भर्ती हुए थे, आज 20 ग्रेड में, जबकि ऐसे दर्जनों अफसरान हैं जो 1 ग्रेड में भर्ती हुए और उनको 18 ग्रेड में किया गया। जिसकी अभी ताज़ा तरीन एक मिसाल थी हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर चौकीदार जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन के पोस्ट इंजॉय कर रहा है। एक चौकीदार भर्ती हुआ और 18 ग्रेड की डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्ट को वो इंजॉय कर रहा है। ऐसे डायरेक्टर पार्क एक थे हमारे, उनको यहाँ से ट्रांसफर जब हुए तो वो डायरेक्टर जनरल पार्क, जबकि वो माली भर्ती हुए थे, उनकी तालीमी काबिलियत ही नहीं है कि वो डायरेक्टर पार्क बन सके। महकमा इंजीनियरिंग के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल हुई। मखसूस अफसरान को नवाजने के लिए उनसे मामला तय किए गए और उनको आला ग्रेडों में तरक्की देके 18 ग्रेड में और 19 ग्रेड और 20 ग्रेड में तरक्की देके एक्सीएन और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और बाज़ जगहों पे डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच भी तैनात किया गया है। अभी महकमा एंटी करप्शन ने जो है गुज़िश्ता 1 साल से बड़ी एक्टिव हुई है इस मामले के अंदर। उन्होंने
मुलाजमीन की वेरिफिकेशन के दौरान जब मुलाजमीन की तमाम सर्विस रिकॉर्ड को चेक किया तो उनको मालूम चला कि कोई डायरेक्टर जो है मैट्रिक निकल रहा है, कोई इंटर पास निकल रहा है और वो जो है बहुत आला तरीन ओहदों पे फायज है। जब उसको तमाम चीज़ों को चेक किया तो अब एंटी करप्शन ने तकरीबन 70 के करीब अफसरान ऐसे पकड़े हैं जिनके खिलाफ उन्होंने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की कि उनको इनके खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। जबकि पूरे सूबे के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन कई सौ अफराद बल्दिया हैदराबाद में, बल्दिया कराची में, बल्दिया सक्कर समेत डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, यही वजह है जो आपने मुसलसल आप बल्दियाती इदारों के मसाइल की निशानदही करते रहे बड़े मौसर तरीके से। उन खराबियों की एक बड़ी बुनियादी वजह यही है। अब जो इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और जिस दौर के अंदर ये गैर कानूनी भर्तियां हुई और गैर कानूनी तरक्कियां मिली, साबिक सेक्रेटरी बल्दियात अली अहमद लोन साहब थे, क्या इन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया? उनसे पूछा गया कि आपने इस इदारे के ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? जी, अली अहमद लुंद के ऊपर इस वक्त मुतादिद केस नैब के चल रहे हैं और उनकी तहकीकात की जा रही है। अली अहमद लुंद के अंदर 2010 से लेकर 2014 तक के अंदर अली अहमद लुंद साहब ने हजारों की तादाद में ना सिर्फ बोगस भर्तियां की हैं बल्कि अफसरान से भारी मुआवजे के ऊपर अफसरान को आला ग्रेडों में तरक्कियां भी दी हैं। जी जी, अली अहमद लुंद साहब के ऊपर बड़े मुकदमात हैं इस वक्त, वो कई काफी अर्से तक रूपोश रहे। बहुत शुक्रिया फरीद, आप पार्टी के बड़े हमारे साथ मौजूद थे। के बाद इस्लामाबाद की बल्दिया का कुछ तज़किरा कर लेते हैं। भट्टी साहब, जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो मंजूर हैं, बाज़ सीडीए से, बाज़ नहीं है, लेकिन जो मंजूर है उनको भी सीडीए गैर कानूनी करार देता है। अवाम को बुनियादी सहूलियात यहाँ नहीं मिल रही, मालिकान इन सोसाइटीज़ के रफू चक्कर हो चुके हैं। फैसल, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद के अंदर एक रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके दौरान हमने देखा कि जैसे 10 सालों के दौरान निजी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। 150 के लगभग ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको कुछ को NOC जारी हुआ, बाद में वो भी कैंसिल कर लिए गए। उनका स्टेटस बेहतर का गैर कानूनी है CDA की जानिब से, चूंकि वहाँ से अप्रूव नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर इन सोसाइटीज़ ने अपना काम शुरू किया, बाद की ने डेवलपमेंट की, प्लाट्स फरोख्त हुए, सैकड़ों फैमिलीज वहाँ पर रिहाइश पजीर हुई, उसके बाद CDA को ख्याल आया कि ये गैर कानूनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे गौरी टाउन है, जिना गार्डन है, इकबाल टाउन है। गौरी टाउन निजी हाउसिंग शोबे के अंदर सबसे बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि इस्लामाबाद से बहुत करीब भी है। यहाँ पर 10 से 15 हज़ार के लगभग फैमिलीज यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है, CDA ने माजी के अंदर जब ये हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी, CDA के सबको सामने था, किसी ने नहीं रोका और जो कुछ CDA की रिक्वायरमेंट थी कि पूरी की जाए। शुरू में बताया गया कि यहाँ पे मसाजिद होंगी, पार्क्स होंगे, प्ले ग्राउंड होगा, कब्रिस्तान की जगह होगी, सीवरेज का निज़ाम होगा, पुख्ता सड़कें होंगी। इस बुनियाद के ऊपर वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, अपने घर बनाए। लेकिन अब जैसे ही वहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की, CDA ने फौरी तौर के ऊपर एक लेटर जारी किया कि इसका स्टेटस इलीगल है। महकमे गैस को कहा गया कि आप यहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं लगा सकते। 2014 के बाद यहाँ पर लोग गैस कनेक्शन हासिल नहीं कर सकते, पाइपलाइंस मौजूद है, आप गैस का कनेक्शन हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद वो मालकान जिन्होंने लोगों से अरबों रुपए वसूल किए, वो वसूल करने के बाद अब रफू चक्कर हो चुके हैं। वहाँ पर इतनी सूरत हाल ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियों में सीवरेज का पानी मौजूद है, बारिश आ जाए तो कई सेक्टर्स वहाँ पर डूब जाते हैं। उसके बाद कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, मसाजिद बाद में लोगों ने प्लॉट्स खरीद कर तैयार की। उसके साथ साथ कब्रिस्तान की जगह तक जो थी वो प्लॉट्स भी फरोख्त कर दिए गए। CDA ने उनसे पूछा तक नहीं। अब जब अवाम वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर शहरी रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं और CDA बजाय इसके कि वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करे, जो भी तरीक़ेकार है उनके मालकान को बुलाए कि आपने लोगों से रिकवरियाँ की हैं, अरबों रुपए आपने वसूल की हैं, यहाँ पर आप उनको ये सहूलियात फराहम करें। और एटलीस्ट CDA गैस कनेक्शन बंद करके अब वहाँ पर मौजूद लोगों को तो आप जहनी अजियत से दोचार कर रहे हैं। वो मालकान जिन्होंने ज़मीन फरोख्त की है, अरबों रुपए वसूल किए हैं, उनके तो कोई मुश्किलात, किसी मुश्किल का पता ही नहीं है, पता नहीं है। आप उनके जाके अकाउंट फ्रीज करें, उन्हें बुलाएं कि आपने मुख्तलिफ कमेटीज बनाई, उन कमेटीज ने इन हाउसिंग सोसाइटीज की बेहतरी के लिए क्या काम किया, उनसे कोई पूछ कुछ करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मुश्किलात किन के लिए हैं? जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत घर बनाए, अपनी मदद आपके तहत छत बनाई। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो लोग जहां पर बैठे हुए हैं, जिसे CDA ने इलीगल स्टेटस दिया हुआ है, वो अराजी रजिस्ट्रियां हुई, वहां पर इंतकाल हुए, लोगों के पास उनकी तमाम तर कागजात की वो मौजूद है, टैक्स उन्होंने सब लोगों ने पे किए। मसला सिर्फ क्या है कि CDA के साथ रजिस्ट्रेशन का, कि CDA के बायलाज वहां पर फॉलो किए जा सके। तो वो आप वहां पर शहरियों से CDA बदला ले रहे,
मालकान को कोई बुलाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि मालकान के साथ सीडीए का माजी के अंदर भी अच्छा रिलेशन रहा। जब आपने उनको इजाजत दी कि आप यहां पर ठीक है, आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाइए, कमर्शियल सेंटर बनाइए, बगैर प्लानिंग के आप काम करते रहे, आप फरोख्त कीजिए, वो अरबों रुपए बना के जा चुके, लोगों का वहां पर जीना महाल हो चुका है। चेयरमैन सीडीए से हमारी इस्तदा है कि जो जितनी भी गौरी टाउन समेत जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर आवाम को जिन मसाइल का सामना है, मालकान को बुलाएं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाएं, FIA को उनके पीछे भेजें, उनके साथ आप अपने मसाइल हल करें। लेकिन जो लोग वहां पर रिहाइश पजीर हो चुके हैं, उन्हें जिन मुश्किलात का सामना है उन्हें आप अजाला कीजिए, उनके ऊपर गैर जरूरी पाबंदियां लगाकर उनके जिंदगी का जीरन आपको नहीं करनी चाहिए। ये उसी रीत का फायदा उठाया जा रहा है कि तमाम बुराइयों का खमियाजा अवाम ने भुगतना होता है। बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।